नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबी क्लासेस में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक के वॉल्यूम 3 में दिया हुआ बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 17 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 150 प्रश्नों को फुल डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह आपस में संबंधित है जिस प्रकार संख्याएं नीचे दिए गए समूह में आपस में संबंधित है। अब देखना है 15, 22 और 31 में किस तरह के संबंध है। तो 15 से 22 जो है ये क्या है, +7 है, और 22 से 31 जो है वो +9 है। अब देखना है इसमें +7 और +9 के किसमें संबंधित है। तो 7 से अगर 14 गया है तो ये +7 है, 14 से 23 जो है ये +9 है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली सही आकृति को चुने। तो यहाँ पर जो हो जाएगा प्रश्न आकृति, तो उत्तर आकृति कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए, तीसरे नंबर। कौन सा हो जाएगा, ये तीसरे नंबर का हो जाएगा। दी गई श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। महिलाएं, उद्यमी, इंजीनियर। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि इसे कर देते हैं महिला, तो महिला जो क्या है उद्यमी भी हो सकती है और इंजीनियर भी हो सकती है। क्या हो सकती है, इंजीनियर भी हो सकती है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार एक समान है, एक जो है वो असमान है। असमान अक्षर समूह का चयन करना है। यहाँ से देखिए बी से एफ गया है +4 है, और एम से क्यू गया है ये +4 है। यहाँ देखते हैं जी से के गया है +4 है, आर से भी गया है +4 का सीरीज है। इस बी में देखते हैं डी से जी गया है +3 है, के से एल गया है +1 है। यानी इन दोनों के ए और सी जैसा मिल नहीं रहा है बी में, तो हमारे पास असमान कहाँ पर, बी में हो गया है, क्योंकि डी को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अगला है, चलिए असमान अक्षर समूह का चयन करना है। यहाँ से देखिए ए से बी गया है +1 है, बी से ओ गया है +13 है, और ओ से पी गया है +1 है। ठीक इसी तरह अगर देखते हैं ई से एफ गया है तो +1 है, एफ से एस गया है +13 है, और एस से टी गया है +1 है। जी से एच गया है +1 है, एस से टी जो है +12 है, और टी से भी गया है +2। यहीं पर आ गया है बीच वाला जो +12 है, जबकि दोनों में +13 है। तो आंसर जो आ गया हमारे पास कौन सा, सी हो गया है। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं इन दोनों में क्या संबंध है। देखते हैं कि अगर सी जो है, सी है एक दूसरे के अपोजिट लेटर, एक सी का क्या होगा, विपरीत एक्स होगा, डी का डब्ल्यू, ए का जेड, एफ का यू होता है। उसी तरह अगर डी का हम देखते हैं अपोजिट तो क्या होगा, डब्ल्यू, ई का अपोजिट देखते हैं तो क्या हो जाता है, भी, एफ का अपोजिट जो होता है वो होता है यू, और सी का अपोजिट होता है एक्स। आंसर हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस अक्षर का संयोजन का चयन कीजिए जिसे नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों को क्रमानुसार रखने पर दी गई श्रृंखला पूर्ण हो जाएगा। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए अगला है, नीचे दिए गए शब्द आपस में संबंध है। दुख, सांत्वना, उसके बाद क्या हो जाएगा, दर्द और सामक। जिस प्रकार दुख का संबंध सांत्वना से, उसी प्रकार दर्द का संबंध जो है सामक से है। जिस प्रकार अध्ययन का संबंध ज्ञान से है, उसी प्रकार कार्य का संबंध किससे है। तो सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुभव से है। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है, 15 त्रिभुज है। निम्नलिखित में कौन सी झील उस राज्य के साथ सही ढंग से सुमेलित है जिसमें यह स्थित है। तो आंसर हो जाएगा भीमताल झील जो है वो उत्तराखंड में है, वो सही ढंग से सुमेलित है। भीमताल झील उत्तराखंड राज्य के साथ सही है। हिमानी द्वारा निर्मित झीलें राक्षताल, नैनीताल, सातताल और भीमताल है। लोकटक झील जो है वो, लोकटक झील कहाँ है, तो लोकटक झील असम में नहीं है, कहाँ पे है, तो ये है मणिपुर में। कहाँ पे है, मणिपुर में है। और चिल्का झील जो है वो महाराष्ट्र में नहीं है, कहाँ पे है, तो ये चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा में है। और डल झील जम्मू और कश्मीर के मीठे पानी का झील है। जम्मू एंड कश्मीर का क्या है, जम्मू एंड कश्मीर का मीठे पानी का झील है। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित फील्ड गाइड्स बर्ड्स ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में पक्षियों की कितनी प्रजातियां हैं। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1331 प्रजातियां हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बर्ड्स ऑफ इंडिया में 1331 विभिन्न प्रजातियों को शामिल किया गया है। 2011-12 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को प्रतिशत लगभग कितना था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25.7% था। 2011-12 में देश में ग्रामीण के क्षेत्रों में 25.7 और शहरी क्षेत्रों में जो है वो 13.7% थी। 2011 से 12 में देश की कुल गरीबी जो है 21.2
9%। इसका जो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि गरीबी रेखा से ग्रामीण क्षेत्रों में बोल रहा है, गरीबी रेखा से नीचे की बात कर रहा है। चलिए अगला है, पहले आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप वर्ष खालिस्तान में आयोजित किया गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1973 ईस्वी में किया गया था। अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर पश्चिमी। अशोक के साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में उनके शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ था। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का शिलालेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख शाहबाज गढ़ी से एवं मनसेहरा पाकिस्तान से, और शेष भारत में ब्राह्मी लिपि का शिलालेख मिले हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। निम्नलिखित में किसे कॉर्पोरेट दिवालिया प्रस्ताव और तरलीकरण प्रक्रिया पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उदय कोटक को। किसे? उदय कोटक को। निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय। मेघालय राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती है। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि सुल्तानगंज बिहार से भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को खालिस्तान काल की प्रतिमा मानी गई है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुप्त काल की मानी गई है। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था। नागर शैली में मंदिर बनाने की कला का जन्म भी गुप्त काल में ही हुआ था। डाफला की पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। डाफला की पहाड़ियां मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश राज्य में व्याप्त है। डाफला पहाड़ियां तेजपुर और उत्तरी लखीमपुर के उत्तर में अवस्थित है, और पश्चिम में आका पहाड़ियां व पूरब में अबोर पहाड़ियां से घिरी हुई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में किस वर्ष में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची संलग्न की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951 में। कब से? 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट है, KMnO4 का क्षारीय माध्यम में तुल्यांकीय भार होता है। परमाणु भार Mn बराबर 5, K बराबर 39 व O बराबर 16। तो अगर हम रिएक्शन की बात करें तो ये होता है 2KMnO4 प्लस H2O बनता है 2MnO2 प्लस 2KOH प्लस 3 जो है R। यहाँ पर जो है 2KMnO का पार अनुभार कितना हो जाएगा? 2 गुना 39 प्लस 55 प्लस 4 गुना 16। क्या होगा? 4 गुना 16। अगर इसे देखा जाए तो कितना हो जाएगा? तो 2 गुना 39 प्लस 55 प्लस 64 यानी 316 हो जाएगा जब इसे सोल्व करेंगे। अब 3O ऑक्सीजन का भार बराबर 3 गुना 16 कितना हो जाएगा? 48। 48 भार भाग O2 विस्थापित करने के लिए 316 भार भाग KMnO2 होना चाहिए। तो 8 भार O2 स्थापित करने के लिए कितना होगा? 316 गुना 8 बटा 48। आंसर होगा 52.66। कितना हो जाएगा? 52.66। आंसर हो जाएगा ए। एक कण सीधी रेखा OX पर चल रहा है, समय t सेकंड पर। कण की O से दूरी x मीटर है। x बराबर 40 प्लस 12t माइनस टी क्यू। यह कण विराम अवस्था में पहुंचने में कितनी दूरी तय करेगी? तो यहाँ जो हो जाएगा वो x बराबर क्या हो जाएगा? 40 प्लस 12t माइनस टी क्यू। तो v बराबर होगा d बाई डी टी इंटू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यू। v बराबर आ जाएगा 12 माइनस 3t स्क्वायर। चूंकि कार विराम में आ जाता है तो अंतिम वेग v बराबर 0 होगा। तो 12 माइनस 3t स्क्वायर बराबर 0। तो t बराबर आ जाएगा कितना? 2। जब इसे हल कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। अतः कण द्वारा विराम अवस्था तक पहुंचने में चली गई दूरी कितना हो जाएगा? x बराबर 40 प्लस 12 गुना 2 माइनस 2 के पावर q हो जाएगा कितना? 56 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा कितना? 56 मीटर डी। CO2 अणु में बंधित एवं प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? आंसर हो जाएगा ए, 8 और 2 होता है। क्या था? 8 और 2 होता है। निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय जलीय विलयन नहीं बनाता है? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, NO। NOCO N2O जो है उदासीन ऑक्साइड होते हैं। एक अवतल दर्पण जो है इसके सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब उत्पन्न करता है। प्रतिबिंब दर्पण के सामने कितनी दूरी पर स्थित है? तो यहाँ पर जो है वो U बराबर जो है -5 सेंटीमीटर, M बराबर जो है -3 सेंटीमीटर, M बराबर है -V बटा U। तो ये कितना हो जाएगा? -3 बराबर -V बटा -5। तो V बराबर हो जाएगा
15 सेंटीमीटर प्रतिबिंब दर्पण के सामने जो है वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दो संख्याओं का एलसीएम जो है, एलसीएम लघुत्तम समवर्त एलसीएम 3 का 20वां गुणज है। यदि उनके महत्तम समवर्त एलसीएम 6 है, उनमें से एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? तो कह रहा है कि लसा बराबर जो है, लसा बराबर 3 गुना 20 यानी 60 है, और मासा जो है वो कितना है? 6 है। दूसरी संख्या बराबर, फार्मूला क्या होता है? दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मासा बटा पहली संख्या हो जाएगा 30। आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो बक्सों ए और बी में किसी वस्तु के क्रमशः 85 और 68 नग रखे जा सकते हैं। हालांकि इन वस्तुओं को पहले एक समान आकार के छोटे पैकेटों में पैक किया जाता है जो बक्से में फिट हो सके। इनमें से प्रत्येक पैकेट में अधिकतम कितने नग रखे जाने चाहिए ताकि दोनों बक्से ए और बी पूरी तरह से भर जाए? तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि प्रत्येक पैकेट अभिष्ट नगों की संख्या जो है वो 85 तथा 68 का मसा जो होगा, 85 प्लस 68 का मसा जो होगा वो कितना होगा? तो वो हो जाएगा 17। अब 68 को हम 85 से भागा देंगे तो एक बार में कटेगा, ये 68 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। फिर इसको 68 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 4। तो यह जब होगा 68 कट जाएगा, तो यही मसा हमारे पास आ गया कितना? 17। ठीक, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 17 नग प्रति पैकेट आ जाएगा। एक वाहन अपनी सामान्य चाल से 1/4 चाल से चल रहा है और उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 45 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। उसी दूरी को तय करने हेतु इसका सामान्य समय क्या लगेगा? तो पहले 4 लगता था, अब 1 लगता है। चाल था, ये क्या था? चाल था। समय की बात करते हैं तो पहले 1 था, अब जो है अनुपात में ये क्या है? ये अनुपात में ये 4 है। इन दोनों का डिफरेंस 3 यूनिट। तो 3 यूनिट बराबर है कितने का? 45 मिनट का। 1 यूनिट जो हो जाएगा वो कितने का? 15 मिनट का। कितने का? 15 मिनट का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा सी। ए बी सी का औसत वजन 77 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 68 किलोग्राम है, बी तथा सी का औसत वजन 83 किलोग्राम है, तो बी का वजन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर से निकाल दीजिए बी का वजन। बी का वजन बराबर हमारे पास हो जाएगा 68 गुना 2 प्लस 83 गुना 2 माइनस 77 गुना 3 हो जाएगा कितना? तो वो आ जाएगा 71। कितना आ जाएगा? 71 आ जाएगा। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए। रमेश एक जो है सोफा सेट, क्या है? रमेश एक सोफा सेट को अंकित मूल्य पर 25% की छूट के साथ 15% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि उस सोफा सेट का विक्रय मूल्य 12,750 है तो उस सोफा सेट का अंकित मूल्य क्या होगा? तो माना सोफा सेट के अंकित मूल्य जो है कितना है? 100 रुपया है। प्रश्न किससे कह रहा है? 1 गुना 75/100 और गुना 85/100 बराबर हो जा रहा है 12,750। बस यहाँ से x के हल कीजिएगा तो 12,750 गुना 100 गुना 100 बटा क्या हो जाएगा? 75 गुना 85 आ जाएगा कितना? 20,000। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मिताली और शबनम की वर्तमान उम्र का अनुपात 4:7 है। यदि शबनम के वर्तमान उम्र तथा मिताली के 5 वर्ष बाद उस उम्र का अंतर 13 वर्ष हो जाए तो वर्तमान में मिताली और शबनम की उम्र क्या होगा? तो मिताली और शबनम के वर्तमान उम्र 4x कितना है? 7x, जो कि हम लोग माना है। अब कह रहा है प्रश्न से कि 7x माइनस 4x प्लस 5 बराबर 13। तो 7x माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 13। x बराबर हो जाएगा 6। मिताली के वर्तमान आयु 6-24 वर्ष हो जाएगा और शबनम की वर्तमान आयु 7-42 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो आ जाएगा दोनों के वर्तमान आयु का योग 24 प्लस 42 कितना हो जा रहा है? 66। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं जो है वो क्या है? एक समान है, एक संख्या समान है, असमान संख्या का चयन करना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी 43। 43 अभाज्य संख्या जबकि शेष सभी भाज्य संख्या है। जिस प्रकार टूट का संबंध एकता से उसी तरह सुधार का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा सी से, क्षति से है। 4 संख्या में से 3 संख्याएं किसी प्रकार एक समान है, एक संख्या असमान है। असमान संख्या का जो है हमको चयन करना है। तो सभी घन संख्या जबकि 731 जो है घन संख्या नहीं है। 731 जो है वो घन संख्या नहीं। आंसर हो जाएगा डी। जिस प्रकार जियोलॉजिकल का संबंध चट्टानों से है उसी प्रकार साइटोलॉजी का जो संबंध है वो किससे है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? कोशिकाएं। क्या हो जाएगा? कोशिकाएं।
एक ही पासे के दो विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि संख्या 5 के निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पे कौन सा होगा। तो यहाँ पर तो देखिए कि कोई कॉमन नहीं है, ठीक है ना, कोई कॉमन मतलब दो कॉमन नहीं है, एक कॉमन है। तो 4 4 को कॉमन को क्लॉकवाइज होके हम लोग एंट्री करते हैं। तो 4 1 3 4 2 6। अब कह रहा है कि संख्या 5 के अपोजिट, तो ये हो जाएगा कौन सा 5, यानी 5 जो होगा और 4 में अपोजिट है, आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए नीचे फिगर वाला प्रश्न है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नीचे दिए गए संख्याओं में लुप्त संख्या का चयन करना है। 17 22 है, 17 22 है, 17 प्लस 5 22, 22 और 37 कितना हो जाएगा 22 और 37 हो गया प्लस 15, क्या हो गया प्लस 15। 23 और 28 की अगर बात करें तो प्लस 5 और ये हो जाएगा प्लस 15। अगर 16 की बात करें 16 प्लस 5 तो 21 हो जा रहा है, 21 प्लस 15 36 हो जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, तो आंसर हो जाएगा 21, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किसी कूट भाषा में जो है एडोस को इतना लिखा गया है तो उसी कूट भाषा में सिस्टम को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ एक जो है अल्फाबेटिकली में 1 लिखाया जाता है, आर को 18 लिखा गया है, डी को 4 लिखा गया है, ओ को 15 लिखा गया है, यानी जो अंग्रेजी वर्णमाला में है अल्फाबेट के क्रम के अनुसार वैसे ही कोड किया गया है। तो सिस्टम को देखेंगे तो एस का जो हो जाएगा 19 हो जाएगा, बाई का जो हो जाएगा 25 हो जाएगा, एस का 19 हो जाएगा, टी के 20 हो जाएगा, ई के 5 हो जाएगा, एम का 13 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 4 शब्दों में 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द असमान है, असमान शब्द का चयन कीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ए गला। दिए गए समूह में नाक कान आंखें एक समान है, ये सभी हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों का हिस्सा है, ये आपस में समूह बनाते हैं, जबकि गला अन्य सबों से भिन्न है। पोप ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि किस वर्ष दी थी। आंसर हो जाएगा ए 2016 ईस्वी में। कब दिया था, 2016 में। 26 अगस्त 1910 ईस्वी में मदर टेरेसा का जन्म स्कोप्जे अल्बानिया में हुआ था। 1962 में रमन मैग्सेसे शांति पुरस्कार और 1969 ईस्वी में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1962 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था और 1980 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। क्या दिया गया था, भारत रत्न 1980 में। उसे एक साल पहले ही 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय और निर्माता शिशु भवन के नाम से आश्रम खोले थे। अगला है, शहरी स्थानीय सरकार जो खाली स्थान से अधिक की आबादी वाले किसी भी महानगर के विकास के लिए काम करती है, भारत में नगर निगम के रूप में जानी जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 लाख। शहरी जो स्थानीय सरकार जो 10 लाख से अधिक की आबादी वाले किसी भी महानगर के विकास के लिए काम करती है, भारत में नगर निगम के रूप में जानी जाती है। भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध नगर पालिकाओं अर्थात शहरी स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं से है। भारत का पहला पूर्ण जनगणना अभियान ऑपरेशन किस वर्ष से शुरू किया गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1881 ईस्वी से। 1881 ईस्वी में जनगणना एक डब्ल्यू प्रोडेन था। भारत में जो नियमित जनगणना की शुरुआत है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू किया गया था, जबकि शुरुआती जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। पहला भारतीय रिजर्व वन निम्न में से कौन सा है, भारतीय रिजर्व वन, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सतपुड़ा राष्ट्रीय जो है उद्यान है। पहला भारतीय रिजर्व वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत सर्वप्रथम अंतरिक्ष वन शब्द का प्रयोग किया गया था। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा की सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, 1951 से लेकर 1956 ईस्वी तक चला था। जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश के जो है जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अगर कहा जाए तो कितना है, तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है, प्रति वर्ग किलोमीटर है। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यहाँ किस दस्तावेज के बारे में बात की जा रही है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी भारतीय संविधान का। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च जो है वो विधान है। यह 26 जनवरी 1950 से पूर्ण रूप से प्रभावी हो गया था। मई और जून के महीनों में देश के उत्तरी भागों में चलने वाली तेज गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लू कहा जाता है। यह उत्तर भारत और पाकिस्तान के भारत गंगा के मैदानी क्षेत्र में चलती है। यह उच्च तापमान
42 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक के होती है। उच्च तापमान के कारण इसके संपर्क में आने से घातक हीट स्ट्रोक होता है। निम्नलिखित में किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है? नाट्य शास्त्र का, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भरत मुनि को। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि नाटक के 3 तत्व है। पहला विषय वस्तु यानी पाठ, दूसरा नेता अर्थात अभिनेता, और तीसरा जो है वो रस है। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य का संचालन करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 166। अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन करता है। किसी राज्य की सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाही राज्यपाल के नाम से होती है। निम्नलिखित में कौन सा इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है? निम्नलिखित में कौन सा इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है? आंसर हो जाएगा ए, सी, सुपरसोनिक विमान से उत्पन्न आघात तरंगे। सुपरसोनिक विमान से उत्पन्न जो है आघात तरंगे। जब विमान सुपरसोनिक के रूप में उड़ता है तो अपने पीछे की ओर तरंग छोड़ता है, जिसे प्रघाती या संघाती या आघाती तरंग कहते हैं, जो भवनों को नुकसान पहुंचाता है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने हेतु भारत का पहला मिशन है। इसमें L1 का क्या अभिप्राय है? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो होगा लैग्रैंगियन पॉइंट 1। लैग्रैंगियन पॉइंट 1 है। आदित्य मिशन को प्रक्षेपित करने का उद्देश्य सूर्य कोरोना को समझना है। नेक्स्ट है, एक क्षण चुंबक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो देखते हैं कौन सा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पास लूप बनाती है, बिल्कुल सही है। चुंबकीय क्षेत्र जो है रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं करती है, ये भी सही है। चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर जाती है, गलत है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। एक प्रकाश किरण एक 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के बिंदु M पर जो है वो आपतित होती है, समान पथ के अनुदिश वापस परावर्तित होती है और इसके वक्रता केंद्र C से आती हुई प्रतीत होती है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए PC का मान क्या होगा, हमें ये बताना होगा। तो उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र एवं फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है और नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी हमेशा धनात्मक होता है। यहाँ PC जो है धनात्मक होता है, तो इसका मान PC जो बराबर जो होगा वो कितना होगा? प्लस 20 सेंटीमीटर होगा। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा सी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर के किस प्रकार से संग्रहित सूचना को प्राप्त कर सकती है? आंसर हमारे पास हो जाएगा डी, चालू ना होने वाला। वह मेमोरी यूनिट जिसमें विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर भी डाटा बना रहता है स्थिर या अस्थायी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाता है। 4 बक्सों का औसत वजन 120 किलोग्राम है। यदि 18 नए बक्से जोड़ दिए जाते हैं तो नया औसत 6 किलोग्राम बढ़ जाता है। 18 नए बक्सों का औसत वजन लगभग कितना है? तो यहाँ पर 18 नए बक्सों का जो औसत वजन हो जाएगा तो हो जाएगा 120 प्लस 14 प्लस 18 गुना 6 बटा क्या हो जाएगा 18, यानी 120 प्लस 192 बटा 18 यानी 120 प्लस 10.66 यानी 130.66 131 किलोग्राम। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा कौन सा? बी होगा। लक्ष्मण को कुछ संतरे 3 रुपये प्रति संतरे की दर से बेचने पर 20 रुपये का नुकसान होता है और यदि वह उन्हें 3.25 प्रति संतरा बेचता है तो उसे 30 का लाभ होता है। उसके द्वारा बेचे गए संतरों की संख्या क्या होगी? तब माना बेचे गए संतरों की संख्या कितनी है तो वो मान लेते हैं क्या? x मान लेते हैं। अब प्रश्न में 3.25 गुना x माइनस 3 गुना x बराबर 20 प्लस 30 है, तो 0.25 x बराबर 50। x बराबर होगा 50 गुना 100 बटा 25 यानी 200। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला है, रमन के पास विभिन्न मूल्य वर्ग के निश्चित संख्या में सिक्के हैं। यदि उसके पास 1 के सिक्कों की संख्या RS2 के सिक्कों की संख्या के अनुपात में क्रमशः 7:9 है और 2 के सिक्कों की संख्या 5 के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्रमशः 9:8 है। यदि रमन के पास मौजूदा RS1 के सिक्कों की कुल मूल्य 28 है तो 5 के सिक्कों का कुल मूल्य क्या होगा? तो 1 के सिक्के बटा 2 के सिक्के बराबर कितना है? 7/9 और 2 के सिक्के 5 के कितना है? 9/8 है। 1, 2 और 5 के सिक्के का अनुपात हो जाएगा 7:9:8 हो जाएगा। तो हमारे पास इसको मान लेते हैं 7x, 9x और 8x। तो 1 रुपये सिक्कों की संख्या कितनी है? 28। तो 7x बराबर जो है वो 28, तो x बराबर जो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 5 के सिक्कों का 8x हो जाएगा, 8 गुना 4 और कितना हो जाएगा? 5 यानी 160 रुपया। आंसर हमारे पास जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। मान जो है कुल मूल्य ज्ञात कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा।
रमनदीप अपनी कुल आय में से 18% घर के किराए पर और बाकी का 70% घरेलू खर्च पर करता है। यदि वह 2460 बचाता है तो उसकी कुल आय क्या होगा? रमनदीप का कुल आय मान लिया कि x है। अब x का जो है वो 100 माइनस 18, आय में 18% घर के किराए पर, 100 माइनस 18 बटा 100। अब गुना ये हो जाएगा 100 माइनस 70 बटा 100, कितना बच रहा है? 2460 बच रहा है। ये हो जाएगा x गुना 82 बटा 100 गुना 30 बटा 100 बराबर 2460। x का मान यहाँ से निकल जाएगा 10,000। यही हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्रमिक 2 छूट मिलने के बाद विशाल को 500 में एक ईयरफोन मिला है जिसका अंकित मूल्य 1000 है। यदि दूसरी छूट 20% है तो पहली छूट जो हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो कह रहा है कि 1000 है उसकी कीमत, पहली छूट मिलता है कितना? x, क्योंकि मान लेते हैं पहली छूट 1%, 100 माइनस x बटा 100 और गुना दूसरी जो मिलता है वो कितना मिलता है? 20 मिलता है। तब वो कितना में खरीदता है? 500 में खरीदता है। ये हो जाएगा कितना? 100 माइनस x इंटू कितना? 80 बराबर हो जाएगा 5000। तो 100 माइनस x बराबर 500 बटा ये 8 नीचे आ जाएगा। x का मान जो आ जाएगा 37.5%, 37.5% आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, जिस प्रकार एक्सीडेंट संबंधित है इससे उसी प्रकार पैसेंजर संबंधित है। इसका जो हो जाएगा हमारे पास किस तरह? यहाँ पर देखिए ACCIDENT है और ये किया गया है क्या है? तो ये है हमारे पास TNEDICCA। यहाँ से देखिए कि किस तरह अरेंज किया गया है। इसको यहाँ लिखा गया है, इसको यहाँ लिखा गया, इसको यहाँ लिखा गया है, इसको यहाँ लिखा गया, इस तरह ए को यहाँ लिखा गया है। अगर पैसेंजर को लिखेंगे तो पहले आर लिखेंगे, REGNESSAP लिखेंगे। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन होगा? बी। चलिए, नीचे दिए गए श्रृंखला में रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी? तो 100 से 99 -1 है, 99 से 96 -3 है, 96 से 91 -5 है, ये -7 है, ये -9 है, ये -11 है, अगला होगा -13, तो 64 है -13 कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न चिन्ह के जगह पर आने वाली संख्या का चयन करें। तो यहाँ पर देखते हैं 87 से 89 है, +2 है, +3 है, +5 है, +7 है, प्लस कितना हो जाएगा? 11 है, और 115 में से कितना जोड़ेंगे? तो +13 जोड़ेंगे, हमारे पास हो जाएगा 128। आंसर हो जाएगा डी। उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जब एक दर्पण दी गई आकृति की दाईं ओर रखा गया तो उसकी सही दर्पण छवि का चयन करें। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो सी हो जाएगा। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो 25 से 36 जाएगा, +11 है, 36 से 49 जाएगा, +13 है, 49 से 66 जाएगा, +17 है, 66 से 85 जाएगा, +19 है, और 85 से कितना होगा? 23 होगा। तो हमारे पास आ जाएगा 108। आंसर हो जाएगा सी। कथन एवं निष्कर्ष का है। चलिए आइए बनाते हैं। कथन के अनुसार सभी स्केच जो है वो कार्ड है। अगर ये मान लिया कि स्केच है तो ये जो हमारे पास हो जाएगा ये कार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्ड। उसके बाद कह रहा है कि सभी कार्ड जो है वो पोस्टर है, सभी कार्ड जो है वो पोस्टर है। तो ये हमारे पास जो आ जाएगा ये पोस्टर है। उसके बाद कह रहा है कुछ स्केच जो है वो फोल्डर है, कुछ स्केच जो है वो क्या है? ये फोल्डर है, फोल्डर है। अब यहाँ से निकालते हैं। कुछ फोल्डर पोस्टर है, बिल्कुल सही है। कुछ कार्ड फोल्डर है, सही है। आंसर जो हो जाएगा डी। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। अगला है नीचे एक कथन और उसके बाद विकल्प में 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, बताएं कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पर सत्य है। तो जब इसके अनुसार हम देखते हैं तो पहला जो है R=H, बिल्कुल ये असत्य है। यहाँ पर R>H हो सकता है। इन दोनों में रिलेशन देखते हैं तो R>H। n जो है =H, यहाँ पर से देखिए n और h में जो है रिलेशन बन रहा है इक्वल का, तो हमारे पास B सत्य है। तो यहीं पर से हमें सत्य मिल जा रहा है। आंसर हो जाएगा B। बाकी सब जो है वो असत्य है। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। 12 से 14 अगर मान लिया कि करते हैं तो ये हो जाएगा गुना 1 अब +2 करेंगे तो भी होगा। 14 से 31 क्या हो जाएगा? गुना 2 अब +3, 14 28 और 3 31 हो जाएगा। इससे अगर हम करेंगे तो गुना 3 अब +4 जो होगा 97, और 97 से 393 की करते हैं तो गुना 4
अब +5 है, तो इससे कितना करेंगे, तो एक एक बढ़ रहा है तो गुना 5 हो गया, इससे एक ज़्यादा तो +6, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 1971। कौन सा हो जाएगा, 1971। चलिए अगला देखते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 225 से 221 गया यानी -4 हुआ, 221 से 214 गया -7 हो गया, 214 से 201 गया -13 हो गया, 201 से 176 जो गया वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा -25, और 176 से अब कितना माइनस जाएगा, तो 49 माइनस करेंगे तो 127 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। लेकिन ये कैसे 4 से 7 हुआ, तो 4 से 7 जो हुआ वो 4 गुना 2 माइनस 1, ये क्या होता है 7। 7 से 13 कैसे हुआ, तो 7 गुना जो हो जाएगा 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 13। उसी तरह आगे क्या है, 13 गुना 2 माइनस 1 जो है वो 25 हो जाएगा। 25 गुना 2 माइनस 1 जो है कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। इस तरह अरेंज किया गया है। अगला है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी 2002 में। कब है, 2002 में। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति होता है। आकस्मिकता निधि से पैसा निकालने के लिए संसद से इजाजत की जरूरत नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी 29 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के हॉकी टीम के सदस्य मेजर ध्यानचंद सिंह का जन्म दिवस 29 अगस्त को है। 1905 में इनका जन्म हुआ था प्रयागराज इलाहाबाद में। उन्हीं के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार अधिनियम खालिस्तान के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए द्विशासन दोहरी सरकार की प्रणाली की शुरुआत की गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1919 में। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्रीय सूची और राज्य सूची का प्रावधान किया गया था। मुगल साम्राज्य पर जहांगीर का शासन किस काल में था, और इसका आंसर हो जाएगा डी 1605 से 1627 सीई काल में था। जहांगीर चौथा मुगल बादशाह था। जहांगीर का जो जन्म हुआ था वो 1569 ईस्वी में हुआ था। जहांगीर सम्राट मुगल अकबर और हरखाबाई यानी मरियम उजमानी के पुत्र थे। महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में बारदोली सत्याग्रह में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां के महिलाओं द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। बारदोली सत्याग्रह जो है 1928 में चलाया गया और एक किसान आंदोलन था। सरदार पटेल ने अपना राजनीतिक जीवन खेड़ा सत्याग्रह 1918 से शुरू किए थे। अगला है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर हो जाएगा डी जेबी कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जबकि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के दूसरा अध्यक्ष थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। अगला है, सालार जंग संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हैदराबाद में। सालार जंग संग्रहालय की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी, तो 1951 ईस्वी में हुई थी। अंडमान और निकोबार स्थित सेलुलर जेल का नाम वीर सावरकर के नाम पर रखा गया है। अगला है, मांडवी सागर तट खाली स्थान में स्थित है। आंसर हो जाएगा ए गुजरात में स्थित है। मांडवी बीच अपने अभियान और पानी के खेल के लिए लोकप्रिय है। किस ग्रह का रंग निम्नलिखित में किस गुण के द्वारा निर्धारित होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसके पृष्ठ का तापमान के गुण के द्वारा निर्धारित होता है। तारों का रंग उसके तापमान से निर्धारित होता है। कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम की खोजकर्ता को श्रेय जो जाता है एंटोनी लॉरेट लेवॉइजर को जाता है। मैलाकाइट निम्न में से किसका एक प्रमुख है ऐसे मैलाकाइट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तांबा का है। और भी कई ऐसे चैल्कोपाइराइट उसका फॉर्मूला होता है CuFeS2 और चैल्कोकाइट भी है Cu2S, क्यूपराइट भी है Cu2O। ये सब जो है वो क्या है, वो कॉपर के जो है ये अयस्क है। और अगर मरकरी के अयस्क की बात करें तो वो सिनेबार है Hgs है। निम्न में से कौन से मेंडलीव के आवर्त वर्गीकरण की विशेषता नहीं है। आंसर हो जाएगा समस्थानिकों की सही स्थिति। मेंडलीव के आवर्त वर्गीकरण की विशेषता नहीं है समस्थानिकों की सही स्थिति। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो 9 वर्ग हैं और 7 जो है वो क्या है आवर्त है। इन्होंने अपने समय तत्व के ज्ञात 63 तत्वों को क्या किए थे, व्यवस्थित किए थे। इन्होंने आवर्त सारणी में तत्वों के ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड को भी स्थान दिया था।
और ये परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था। कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन। विद्युत ऋणात्मक या अगर क्रम की बात करें तो सबसे ज्यादा F ग्रेटर देन Cl ग्रेटर देन Br ग्रेटर देन I है। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर कार्य कर रहा है और धारा चालक के माध्यम से पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो तो चालक किस दिशा में आगे बढ़ेगा? आंसर हो जाएगा ए, नीचे की ओर। किसकी ओर? नीचे की ओर। यदि L बराबर m प्लस n तो LQ माइनस MQ माइनस NQ बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो हो जाएगा L बराबर m प्लस n है तो L प्लस माइनस m प्लस माइनस n इक्वल टू 0। यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 तो एक क्यू प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू बराबर होता है 3abc। यानी हमारे पास हो जाएगा एल क्यू माइनस एम क्यू माइनस एन क्यू बराबर हो जाएगा 3lm और n हो जाएगा। आंसर हमारे पास जो हो जाएगा कौन सा? डी होगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या है 49 के पावर 43 माइनस 1 को पूर्णतः विभाजित करेगी? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा बी, 8 होगा। किस तरह होगा? यहाँ पर 43 जो है कितना है? 49 के पावर 43 माइनस 1 है। इससे हम लिख सकते हैं 7 के पावर स्क्वायर के पावर 43 माइनस 1 लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं 7 के पावर 86 माइनस 1 लिख सकते हैं। कितना? 7 के पावर 86 माइनस 1। अब यहाँ पर जो हम लोग जानते हैं एक कि a के पावर n माइनस b के पावर n जो है वो क्या है? a प्लस b से विभाज्य है जब n एक सम धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ 86 एक धनात्मक पूर्णांक है तो इतना जो होगा वो 7 प्लस 1 से विभाजित होगा। कितना से होगा? 7 प्लस 1 से, यानी 8 से। यही आंसर आ रहा है 8। ओंकार, कुणाल और प्रतीक की आय 10:11:9 के अनुपात में है और उनका खर्च जो है 16:12:9 के अनुपात में है। यदि ओंकार अपनी आय का 20% बचाता है, ओंकार, कुणाल और प्रतीक की बचत का अनुपात क्या है? तब माना ओंकार, कुणाल और प्रतीक की आय क्रमशः कितना है? 10x है, 11x है और 9x है, और उनका खर्च जो है वो कितना है? 16/22 है, 12/22 है और 9/22 है। प्रश्न से कह रहा है कि 10x गुना 20/100 बराबर 10x माइनस 16/22 तो हो जाएगा 2x बराबर 10x माइनस 16/22। 16/22 बराबर हो जाएगा 8x, x/22 बराबर हो जाएगा 2/1। ओंकार, कुणाल और प्रतीक की बचत का अनुपात अगर हम कहा जाए तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 10 गुना 2 माइनस 16 गुना 1 अनुपात हो जाएगा 11 गुना 2 माइनस 12 गुना 1 अनुपात हो जाएगा 9 गुना 2 माइनस 9 गुना 1 आ जाएगा 4:10:9। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। धनंजय एक पानी के हीटर को 7440 में बेचकर लागत मूल्य पर 24% का लाभ अर्जित करता है। यदि पानी के हीटर का लागत मूल्य 5% से बढ़ता है और वह समान लाभ अर्जित करना चाहता है तो अनुमानित नया लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो हीटर का विक्रय मूल्य कितना है? 7440 है। लाभ जो है वो कितना है? तो वो है 24%। तो हीटर का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य जो हो जाएगा 7440/124 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। तो लाभ निकल जाएगा कितना होगा? 7440 माइनस 6000 बराबर हो जाएगा 1440। अब हीटर का नया क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो नया क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6000 गुना 105/100 ये हो जाएगा 6300। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? तो 1440/6300 गुना 100 यही आ जाता है 22.8%। आंसर हमारे पास ए हो जाता है। नेक्स्ट है, यदि 650 की राशि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए उधार ली जा रही है तो अवधि की समाप्ति पर मिश्रधन केवल पूर्णांक मान ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर जो हो जाएगा वो P/1 प्लस R/100 के पावर n हो जाएगा 6500 × 1 प्लस 5/100 के पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो बस इसे हल कर दीजिए। 6500 गुना 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20 गुना 21 बटा क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बस इसे हल करना है तो आ जाएगा कितना? 7900 रुपया। आंसर जो हमारे पास होगा वो सी होगा। 6 शिक्षक जो है एक वृत्ताकार मेज के परित मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एच और डी जो है एच और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अगर मान लिया कि यहाँ पर एच है, यहाँ पर डी है, तो यहाँ पर 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। उसके बाद कहा जाए
क्या है, तो जबकि एफ सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यहाँ पर अगर मान लिया कि हम एफ बैठा देते हैं और कह रहा है सी के बाईं ओर बगल में, तो यहाँ पर सी बैठा देते हैं। उसके बाद कह रहा है ई एच के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ई एच के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, डी जी और एफ दोनों के ठीक बगल में बैठा है, सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा जी। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा सी। नीचे दी गई संख्या के सभी अंकों को अवरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे अंक का योग कितना होगा। तो जब इसे व्यवस्थित करेंगे तो 9 8 7 5 5 3 2 2 1 होगा। बाएं से जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दाएं से जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, तो 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10। आंसर हो जाएगा ए। एक कक्षा में 65 विद्यार्थी उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। अमृत पंक्ति के बाएं सिरे पे 46वें स्थान पर है, जबकि काशवी पंक्ति के दाएं सिरे पे 14वें स्थान पर। अमृत और काशवी के बीच कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो अमृत और काशवी के बीच की कुल संख्या जो हो जाएगा वो 65 माइनस कितना हो जाएगा, 46 + 14 = 5 आ जाएगा। आंसर हमारे पास होगा ए। यदि 12 घंटे वाली घड़ी के दर्पण प्रतिदिन 3:55 बजे है तो वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। तो 11:60 से घटा दीजिए 3:55 हो जाएगा 8.05। आंसर हो जाएगा ए। 6 व्यक्ति सी डी ई एक्स वाई और जेड प्रत्येक अलग अलग आयु के हैं। केवल एक व्यक्ति 22 से छोटा है, एक्स ई से बड़ा है किंतु डी से छोटा है, ई 22 से बड़ा है, न तो डी और न ही सी सबसे बड़ा है। कितने व्यक्ति जेड से बड़े हैं। तो जब प्रश्न के अनुसार हम व्यवस्थित करते हैं तो सी <> वाई ई एक्स डी और जेड, यानी सबसे जो बड़ा है वो जेड है। कितने व्यक्ति जेड से बड़े हैं, तो 0 हो जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा बी। अगला है कूट भाषा वाला प्रश्न जो काफी इजी होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये जो हो जाएगा 0 के स्क्वायर प्लस 0, ये जो हो जाएगा 0 के स्क्वायर प्लस 1, ये जो हो जाएगा 1 के स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 2 के स्क्वायर प्लस 1। देख रहे हैं 0 1 2 इस तरह बढ़ रहा है। उसी तरह अगर हम देखेंगे ये बढ़ रहा है +1 बढ़ रहा है। अगला जो है ये 26 से कितना है, 5 के स्क्वायर प्लस 1 है। तो नेक्स्ट हमारे पास अगर देखते हैं तो कौन सा हो जाएगा, ये पिछले वाले का स्क्वायर हो रहा है। अगर 5 यहाँ पर है तो 2 का स्क्वायर, सारा 26 को अगर लाना था तो 5 के स्क्वायर के, अगला चलेगा तो 26 के स्क्वायर प्लस 1 होगा, यानी 677 होगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर देखते हैं कि 86 से 89 गया है +3 है, 89 से 95 गया है +6 है, 95 से 104 गया है +9 है, 104 से अब कितना जाएगा +3 +6 हुआ है +9, अब होगा +12। 104 + 12 116 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 5 से 16 गया है +11 है, 16 से 29 गया है +13 है, 29 से 46 गया +17 है, 46 से 65 गया है +19 है, अगला बार जो 65 से 88 गया है +23 है। अब क्या होगा क्या होगा 29 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो चल रहा है वो अभाज्य संख्या का से जुड़ रहा है। तो आंसर हो जाएगा 88 + 29 117। चलिए, उस शब्द का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता लाफ्टर का, तो आंसर हो जाएगा ए, ग्रांट जो है वो नहीं बनाया जा सकता है। भारत में हिंदी सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा बनी हुई है जो कि जनसंख्या खाली स्थान लोगों द्वारा बोली जाती है और यह तीव्र गति से बढ़ रही है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार ज्यादातर हिंदी भाषी राज्यों में उच्चतर जनसंख्या वृद्धि से प्रेरित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 43.63% है। 2011 के तुलना में 2011 की जनसंख्या के अनुसार हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2001 में हिंदी बोलने वालों की जो संख्या था वो कितना था, तो वो था 41.03% था। यंग बंगाल आंदोलन खालिस्तान द्वारा शुरू किया गया था, जो 1826 में कलकत्ता आए थे और उन्हें हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। आंसर हो जाएगा डी, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो के द्वारा शुरू किया गया था यंग बंगाल आंदोलन। भारत का पहला ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक्स अपशिष्ट क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोपाल में किया गया है। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है बी, 2 शाखाएं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में जो है वो सिर्फ जो है वो पद है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद में गद और पद जो है वो दोनों है। क्या है, दोनों।
यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों का विधानों का संकलन मिलता है। इसे कर्म कांडीय वेद, बलि प्रधान वेद भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1991-92 में दिया गया। 1991-92 में ये दिया गया था। और 1988 में वो भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर बने थे। कब बने थे? 1988 में ही। निम्नलिखित में किस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों होती है, यानी सी हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है? आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 239(2) जो है वो राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ जो है राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने वंदे मातरम गीत लिखा था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जिसकी रचना जो है संस्कृत बांग्ला में मिश्रित भाषा में की गई है, यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 सत्र में गाया गया था। मौलिक कर्तव्यों की कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे के बारे में बात करती है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, उपधारा जो है वो बी। अनुच्छेद 51 में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? 11 मौलिक कर्तव्य की व्याख्या की गई थी। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। अगला है, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में है। इनाम गांव महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यह स्थल घोड़ नदी के तट पर स्थित है। इनमें कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है? सही आंसर हो जाएगा ए, साइनस। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीची। क्या होता है? लीची। मनुष्यों के लिंग निर्धारण का एक फ्लोचार्ट नीचे दिखाया गया है, जिसमें निकाले जा सकने वाले कुछ निष्कर्ष विकल्पों में दिए गए गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो महिला संतति का लिंग निर्धारित करेगी, ये जो है वो क्या है? गलत विकल्प है। सभी बच्चों में X गुणसूत्र उनकी मां से वंशागत होते हैं। पुरुष संतति का लिंग निर्धारित करता है, सही है। बच्चों के लड़का या लड़की होने की संभावना 50% है, ये भी सही है। एक विशेष जंतु उत्तक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे किया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में इस उत्तक की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि यह अंगों के अंदर का अवकाश को भर देता है, या आंतरिक अंगों का सहारा देता है, या उत्तकों की मरम्मत में सहायक होता है। आंसर हो जाएगा डी, अवकाशी उत्तक हो जाएगा। पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम निम्नलिखित में कौन सा था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, स्टॉकहोम सम्मेलन। क्या था? स्टॉकहोम सम्मेलन था। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी में आयोजित किया गया था। साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक राशि 4 वर्षों में इतना और 5 वर्षों में इतना हो जाती है। ब्याज दरें कितनी है? एक वर्ष का जो ब्याज कितना होगा? एक वर्ष का जो हमारे पास ब्याज हो जाएगा वो घट जाएगा 8120 माइनस 7656। क्या हो जाएगा? 7656। तो हो जाएगा कितना? 464 हो जाएगा। अब 4 वर्ष की साधारण ब्याज कितना होगा? 464 गुना 4 बराबर 1856 रुपया। धनराशि कितना हो जाएगा? धनराशि ये हो जाएगा 7656 माइनस 1856। तो हमारे पास आ जाएगा कितना? तो ये आ जाएगा 5800। कितना? 5800। तो ब्याज दर जो अगर प्रतिशत में निकालते हैं तो 464 गुना 100 बटा 5800 बराबर हमारे पास हो जाएगा 8%। कितना हो जाएगा? 8%। सी हो जाएगा। दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा? एक हमारे पास जो है व्यंजक दिया हुआ है और इसका जो हमारे पास मान क्या होगा? जब इसे और हल करेंगे तो ये आएगा x बाई माइनस 2y स्क्वायर प्लस 6x बाई माइनस 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x बाई प्लस x बाई माइनस 3y स्क्वायर। जब इसे और आगे हल करिएगा तो ये आ जाएगा, जानते कितना? 2x बाई माइनस 6y स्क्वायर। तो 2y कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3y हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक दुकानदार चीनी को 40 प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, जिसे उसने 36 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा था। उसकी तौल मशीन खराब है और बेचते समय उसका वजन जो है मात्र 800 ग्राम तौलती है। उसका प्रतिशत लाभ 2 स्थानों तक खाली स्थान है। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? आइए निकालते। 1 किलोग्राम चीनी का जो है क्रय मूल्य कितना है? तो 36 है। 800 ग्राम का होगा कितना है? तो 36 बटा 1000
गुना 800 बराबर 28.8 हो जाएगा। और 800 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य जो है वो कितना है, 40 है। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, तो 40 माइनस 28.8 बटा 28.8 गुना 100, यही हो जाएगा 38.89%। 38.89% ए हो जाएगा सही। 720 विद्यार्थी वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:5 है। यदि 18 नई लड़कियों का स्कूल में प्रवेश दिया जाता है तो कितने नए लड़कों को स्कूल में प्रवेश दिया जाना चाहिए जिससे लड़के और लड़कियों का अनुपात बदलकर 2:3 हो जाए। यहाँ पर जो है स्कूल के लड़कों की संख्या कितनी है, 720 बटा 3 प्लस 5 गुना 3 है, यानी 270 है। लड़कियों की संख्या कितना है, 720 बटा 3 प्लस 5 गुना 5 बराबर 450 है। माना स्कूल में प्रवेश दिए जाने वाले नए लड़कों की संख्या x है, यानी 270 प्लस x बटा 450 प्लस 18 लड़कियों को भी दिया गया है, 2/3 हो जाएगा। यहाँ से x के मान निकालिएगा, 42 आ जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा, कौन सा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट है कि उस संख्या का चयन नहीं, वनराज की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, उसकी पुत्री की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 वर्ष कम है। यदि 3 वर्ष पूर्व इन तीनों की आयु का योग 63 वर्ष है तो वनराज की वर्तमान आयु क्या होगा। माना कि उसके पुत्र की आयु जो है वो कितना है, x वर्ष है। क्या है, x वर्ष है। तो वनराज की आयु कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, x माइनस 3 वर्ष हो जाएगा। तीनों को आ गया। अब प्रश्न से कह रहा है कि x माइनस 3 प्लस 3x माइनस 3 प्लस x माइनस 3 में से माइनस 3 इक्वल टू 63। यहाँ से x के मान निकालिएगा, 15 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, 15 आ गया है। अब कह रहा है वनराज की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 गुना 3 45 वर्ष हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो सी हो जाएगा। प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकती है, क्या हो जाएगा, तो आइए पहले कॉलम में देखते हैं। 28 प्लस 8 जो है वो कितना हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है 36। 36 को रूट करेंगे तो ये 6 आ जा रहा है। 63 और 18 जो है वो कितना हो जा रहा है, 81। 81 के रूट कर रहे हैं तो 9 हो रहा है। अब 94 आप में से कितना और जोड़ेंगे तो ये 169 के बराबर होगा, यानी अंडर रूट 94 प्लस x जो होगा बराबर 13 होगा, यानी हो जाएगा x बराबर कितना, 169 माइनस 94 हो जाएगा 75। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि राहुल का कोड 60 है तो राजेश का कोड क्या होगा। अब सबसे पहले देखना है कि राहुल लिखा गया है कैसे। यहाँ प्रत्येक अक्षर के उसके वर्णमाला के क्रम के अनुसार अंकीय मान को आपस में योग करेंगे तो कोड आ जाएगा। देखिए R का 18 हुआ, 1 हुआ, H का 8 हुआ, U का जो हुआ 21 हुआ, L का जो है वो 12 हुआ, सबको जोड़िएगा तो 60। उसी तरह राजेश को जोड़िए, 18 प्लस 1 प्लस 10, E का 5 प्लस S का 19 प्लस H का 8, ये कितना हो गया, 61 हो गया। आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट है G को 20 लिखा जाता है, E को 22 लिखा जाता है, उसका कोड भाषा में ग्रेड को किस प्रकार लिखा जाता है। यहाँ पर है अक्षरों को कोडिंग वर्णमाला के विपरीत क्रम से किया गया है। तो G का जो है कोडिंग विपरीत 20 हो जाएगा, R का 9 हो जाएगा, E के 22 हो जाएगा, A के 26 हो जाएगा, T के 7 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, डी हो जाएगा। 5 एथलीट दीपक, असलम, राजू, जोनी और मोनू ने एक दौड़ में भाग लिया। जोनी ने राजू से पहले दौड़ पूरी की लेकिन वह मोनू से पीछे है। असलम ने दीपक से पहले दौड़ पूरी की लेकिन वह राजू से पीछे। इनमें कौन तीसरे स्थान पर रहा। तो सबसे आगे जो निकला वो मोनू निकला, उसके बाद जोनी निकला, उसके बाद राजू, उसके बाद असलम। क्या है, असलम। उसके बाद जो है कौन, दीपक। आंसर हमारे पास जो 124 का हो जाएगा वो बी हो जाएगा, राजू का हो जाएगा। रोहन सुमित का भाई है। सुमित सुजाता से शादी करना चाहता है। सुजाता हरिचंद की बेटी है। रोहन सुनीता को तलाक देना चाहता है। सुजाता और सुनीता बहनें हैं। हरिचंद का रोहन से क्या संबंध है। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ससुर का संबंध है। चलिए, एक निश्चित कूट भाषा में 95 का अर्थ ये है, इसका यह है। इसका जो प्रश्न है ये काफी इजी होता है बनाने में, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 6 आएगा। कथन और धारणाएं के प्रश्न है। बच्चे को 5 साल या इससे अधिक की उम्र को होने पर स्कूल में डालना चाहिए। धारणाएं, स्कूल 6 साल की उम्र के बच्चों को प्रवेश नहीं देते हैं। 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को विकास और सीखने की क्षमता का उचित स्तर प्राप्त नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, केवल 2 जो है वो निहित है कथन के अनुसार। 31 दिसंबर 2015 को गुरुवार था तो 1 जुलाई 2020 का कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले क्या चलना होगा ना, 31 दिसंबर 2015 से 31 दिसंबर कहाँ तक, 2020 तक हम देखेंगे। कहाँ तक चलेंगे, 31 दिसंबर 2019 तक भी देख सकते हैं। 2019 तक देख लीजिए ताकि ज़्यादा आसान हमारे पास होगा, क्योंकि फिर अगले साल का 1 जुलाई तक के देख लीजिए। तो
तो यहाँ पर जो देखते हैं तो ये हो जाएगा 366 प्लस 365 प्लस 365 और प्लस 365 दिन, यानी 1461 दिन हो जाएगा। और 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2020 तक देख लीजिए। 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2020 तक, तो इसमें जो आता है तो 31 प्लस 29 क्यों होगा, क्योंकि लेप ईयर है 2020, प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 और प्लस 1 तारीख को भी जोड़िएगा, 183 दिन। पहले दिन था जो कितना 1461 है, ये 183, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो ये हमारा आता है 1644। इसमें से ना 7 से भागा दे दीजिए, तो 7 से भागा दीजिएगा तो 6 जो होगा वो विषम दिन बचेगा। क्या होगा, शेष बचता वही विषम दिन होता है, 6 विषम दिन है। तो वो था गुरुवार जो प्रश्न में दिया हुआ है, उससे पहले 6 दिन प्लस होगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा बुधवार। क्या है, बुधवार। आंसर जो हमारे पास ये होगा। आप ऐसे भी बना सकते हैं, काफी ये इजी मेथड है। एक कक्षा के मध्यावधि परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में प्रसाद का स्थान शीर्ष से 11वीं और नीचे से 24वीं है। यदि जो है मध्यावधि परीक्षा में 4 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो उस कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या जो है वो कितनी थी। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में प्रसाद का शीर्ष क्रम जो है 11वां है और प्रसाद के नीचे का स्थान 24वां है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या कितना होगा, 11 प्लस 24 माइनस 1 बराबर 34। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 34 प्लस 4 बराबर 38। आंसर हमारे पास आ जाएगा, हो जाएगा ए। एक प्रश्न और उसके पश्चात 2 तर्क दिए गए, बताएं कि प्रश्न के संबंध में कौन से तर्क जो है वो पुष्ट या कमजोर है। क्या सरकार को देश के समाचार चैनलों को नियंत्रित करना चाहिए। तर्क है हाँ, कई देशों में समाचार सरकार के नियंत्रण में है। नहीं, किसी भी समाचार को नियंत्रित करने से उसकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। केवल तर्क जो है क्यों पुष्ट है। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन काफी इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन में हुआ था। और कब हुआ था, 1838 ईस्वी में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन मजदूरों द्वारा किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य वयस्क मताधिकार प्राप्त करना था। वयस्क मताधिकार महिलाओं को 1928 ईस्वी में ब्रिटेन में दिया गया था। अगला है नॉर्वे की राजधानी है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा ए, ओस्लो है। नॉर्वे की राजधानी जो है वो ओस्लो है। और ये लिस्बन कहाँ की राजधानी है, तो ये पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। और अगर बर्न की बात करें तो कहाँ की राजधानी है, तो ये है स्विट्जरलैंड की। कहाँ की, स्विट्जरलैंड के। और कीव कहाँ की राजधानी है, तो ये यूक्रेन की राजधानी है। किसने द नेमसेक पुस्तक लिखी है, द नेमसेक, और इसका आंसर हो जाएगा सी, झुम्पा लाहिड़ी। झुम्पा लाहिड़ी ने द नेमसेक पुस्तक लिखी है। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, यूएनडीपी के द्वारा। किसके द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा। हाल ही में यूएस गोल्फ जो है एसोसिएशन यूएसजीए के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स अवार्ड 2024 के लिए किसे चुना गया। आंसर हो जाएगा सी, टाइगर वुड्स को चुना गया। भारत के किस शहर में वन बिग वन लैब कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव के कारण कौन सा देश अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेनेजुएला। क्या है, वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी कराकस है। किस देश के क्रिकेटर दीपेंद्र सिंह एरी ने T20 के 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी बने हैं। आंसर हो जाएगा बी, नेपाल के हैं। 65वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया। आंसर हो जाएगा बी, रवि कन्नन आर को। नासा ने पहली चंद्र रेलवे प्रणाली के निर्माण की योजना का अनावरण किस परियोजना के तहत किया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लोट परियोजना। किसे, तो हो जाएगा फ्लोट परियोजना, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, मैग्नोलियोफाइटा पुष्पीय पादप होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा डी, एंजियोस्पर्म्स। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या होगा, और इसका आंसर हो जाएगा बी, धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबता होता है। निम्न में कौन सा 3 कार्बन श्रृंखला और 1 कीटोन समूह वाले कार्बन यौगिक का सही नाम है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोपेनोन। कीटोन्स में कार्बोनिल समूह होता है जो 2 कार्बन परमाणुओं से जोड़ा होता है। कीटोन्स का नाम उनकी मूल एल्केन श्रृंखलाओं से लिया गया, अतः ई को हटा दिया गया है और 1 में बदल दिया गया है। स्तंभों को सुमेलित कीजिए। हृदय की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है पंप की तरह कार्य करने वाला अंग। धमनियां की बात करते हैं तो ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण करती है। सिराएं जो है ऑक्सीजन रहित रक्त का संचरण करते हैं। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो जाएगा बी।
किस यौगिक को निर्जलन अभिकर्मक माना जाता है? निर्जलन अभिकर्मक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को। 68 के 3 भागों में विभाजित किया है। जब पहले भाग में 2 की वृद्धि की जाती है, दूसरे भाग में 2 की कमी की जाती है और तीसरे भाग को 2 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त परिणामी संख्याएं बराबर होती है। तीसरे भाग का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कह रहा है 68 के 3 भाग में किया गया, x, y और z में। x + 2 बराबर y - 2 बराबर z जो है बटा 2, ये तीनों बराबर है। तो 2x + 4 बराबर 2y - 4 बराबर z। तो 2x + 4 बराबर z, तो 2y - 4 बराबर जो हो जाएगा z। 1 और 2, यहाँ पर 2 समीकरण हो गया, 2x + 4 बराबर z हो गया, 2y - 4 बराबर z हो गया। 2y - 4 बराबर z, ये 2 समीकरण हमारे पास आ गया है। इन दोनों को जब हल करेंगे तो हमारे पास 2z बराबर आता है 2 × x + y, z बराबर आएगा x + y। अब क्या है ना कि 68 बराबर क्या होगा, x + y + z, तो 68 बराबर होगा z + z, यानी 2z बराबर हो जाएगा 68, z बराबर 68 बटा 2, यानी हमारे पास 34 आ गया। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, C 34। यदि p और q सह अभाज्य है तो p के पावर 7 तथा q के पावर 9 क्या है? तो आंसर हो जाएगा सह अभाज्य और भाज्य संख्याएं हो जाएगा। दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। ये व्यंजक दिया हुआ है, उसको हमें क्या करना है, सरल करना है। जब इसे हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3x² - 27x, 27x - 9x² + 2x + 24 - x³ हो जाएगा। और हल करेंगे 24 - 25x - 6x² - x³ हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। दो व्यक्तियों की आयु में 14 वर्ष का अंतर है। यदि 4 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माना कि छोटे व्यक्ति की आयु जो है वो क्या है, x वर्ष है। बड़े व्यक्ति की आयु कितना हो जाएगा, x + 14 वर्ष है। अब प्रश्न में करा x - 4 × 3 बराबर x + 14 - 4, तो 3x - 12 बराबर x + 10 हो जाएगा। 3x - x बराबर 10 + 12 हो जाएगा। 2x बराबर 22 हो जाएगा, x बराबर 11 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा A 11। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे छोटी भिन्न का चयन करना है। जब भिन्नों के जो यहाँ पर है अंश समान हो और जिसका हर छोटा हुआ भिन्न बड़ा तथा जिसका हर बड़ा हुआ भिन्न छोटा होता है। यहाँ पर जो अंश है 1981 सेम है, तो दिए गए विकल्पों में जो 155 है वो सबसे छोटी भिन्न है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है हर इसी का है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये था BSSC प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।